हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजीत कुमार और क्लास 10th के लिए मैं लाया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर, ताकि जब वो क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और वैसे स्टूडेंट जो पहले उतने अच्छे तरीक़े से पढ़ाई नहीं किए हैं, उनका अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन अगर नहीं हुआ है, तो आप कंटिन्यू मेरा वीडियो को देखेंगे। आज मैं रियल नंबर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो भी मैं साथ में दूंगा विथ फुल डिटेल के साथ, ताकि उसे वैसे जब लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटने का कोई संभावना नहीं रहेगा और आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर आएगा। जैसा कि जानते हैं कि रियल नंबर में लिखने का मेन इंपॉर्टेंट होता है, लिखने आपको अच्छे से तरीका से आना चाहिए। इसलिए मैं लैंग्वेज को पूरा अच्छे तरीका से लिखूंगा, मतलब जिसमें पूरा लैंग्वेज जब लिखेंगे तो पूरा आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पहला क्वेश्चन जो है, उसका क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 441 अपॉन लिखा हुआ है 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 2। पूछा है आपसे, ये बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे? उसका पहचानने का तरीका यह है कि जैसे इसमें क्या है 441 है, 441 है, और नीचे में क्या है 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 2। तो आपसे पूछा गया कि बताओ यह जो लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं अभी क्या बताया आपको कि डिनोमिनेटर में दिखना है कि 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है तो क्या हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब आप देखेंगे तो बोलेंगे सर तब तो यहाँ पर 7 आ गया एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा, तब तो यह क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नहीं, ये पूरा कंसेप्ट नहीं है कि इसमें नीचे 2 और 5 होना चाहिए। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों अगर कट रहा है उसको काटो। अब काटने के बाद देखो कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 है कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है। सिर्फ डायरेक्ट नहीं देखना है, पहले उसको जितना प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो जब इस प्रक्रिया में जब देखेंगे तो यह दिखेगा यहाँ पर कि जब 441 है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 7 से जब इसको कट करते हैं तो कितने बार में हो जाएगा 6 बार में हो जाएगा। और कितने बार में होगा 3 बार में होगा। फिर 7 से काट सकते हैं इसको 9 बार में। क्लियर? मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो 441 है उसको लिख सकते हैं हम लोग 7 के पावर 2 इंटू 9, और अपॉन में यहाँ पे हो गया 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 2। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह मिला आपको कि 7 के पावर 2 ऊपर में भी है और 7 के पावर 2 नीचे में भी है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ 9 हुआ, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर में नीचे में कुछ लिखा हुआ है? अब नहीं है। अब 2 है और 5 है, 2 और 5 के पावर में कुछ जो भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। तब इसको बोलेंगे कि यह जो नंबर है वह क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है यह? क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बना लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा लगा होगा तो फॉरवर्ड कर देना है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। यह क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर? कोई डाउट कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ दैट 2 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक बता देंगे, इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम सभी वैसा ही बनेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस लैंग्वेज वही रहेगा, बस थोड़ा सा जो लिखा हुआ चीज उसको बस चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, बाकी हर एक चीज सेम होगा।
तो एक जो जब करवाएंगे तो उसको अच्छे से लिख करके उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि दिमाग में आपका नोट हो जाए। क्लियर? तो 2 माइनस 3√5 है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? let us let us assume let us assume to the contrary that एक विरोधाभास में एक मान लिए, कंट्री मतलब विरोध जो इसका कर रहा है, जैसे 2 माइनस 3√5 को इरेशनल है, तो ये हम उसके विपक्ष में हम यह कर रहे हैं कि 2 माइनस 3√5 को रेशनल मान रहे हैं यहाँ पर। तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 2 माइनस 3√5 इज रेशनल। क्या मान लिए? 2 माइनस 3√5 को हम लोग यहाँ पर रेशनल मान लिए। जब अगर रेशनल अगर आ गया तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग? p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर यह है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3√5 को हम लोग a/b लिख सकते हैं। क्लियर? इसे लिख सकते हैं कि a/b एक रेशनल नंबर है, 2 माइनस 3√5 को रेशनल हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं। तो इसके बगल में लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a और b क्या है यहाँ पर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नहीं तो यह लिख सकते हैं आप को प्राइम की जगह पर ब्रैकेट में बगल में आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर a एंड b आर इंटीजर। क्या है? a एंड b क्या है? इंटीजर। वेयर a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो क्या कर लिया यहाँ पर? वेयर a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या मान लिया गया यहाँ पर कि a और b क्या है? इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे इसको लिख सकते हैं कि a/b को जब LHS में ले आएंगे तो 2/a/b और माइनस 3√5 को जब उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3√5। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2b बाई a, 2b माइनस a और 3√5। अब 3 को जब इधर भेज देंगे LHS में तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी 2b माइनस a अपॉन 3b इक्वल टू √5। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी इस गिवन में रहेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, या गिवन रहेगा कि √5 क्या है? पहले से इरेशनल है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग √5 को क्या मानेंगे? यहाँ पर इरेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो √5 क्या है? इरेशनल है। तो देखिए यहाँ पर a और b क्या है? जो a और b जो दिख रहा होगा यहाँ पर a और b, तो a और b इंटीजर है। a और b इंटीजर होने से यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल। जब यह रेशनल है, अब यह जब इसके बराबर है, यह जब क्या है? इसके बराबर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा यहाँ पर? रेशनल। लेकिन √5 क्या बोल रहा है बेचारा कि भाई हम तो रेशनल नहीं है, हम पहले से ही इरेशनल है। तो अब दोनों में क्या हो? दोनों बराबर बोल रहा है, तो दोनों बराबर तो है नहीं कि एक रेशनल है, एक क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कंट्राडिक्ट हो जा रहा है, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। क्लियर? और कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में जो हम लोग मान लिए कि 2 माइनस जो 3√5 है वो क्या मान लिए थे हम लोग? यहाँ पर एक रेशनल मान लिए थे। क्या मान लिए थे? रेशनल। यही मेरा यहाँ पर क्या हो गया था? कंट्राडिक्ट कर गया था। मानना यहाँ जो गलत माने, इसी कारण मेरा यहाँ पे क्या हो गया? गलत आ रहा है। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन में यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से हम लोग लिख लेंगे। सिंस a एंड b आर, ए एंड बी क्या है? इंटीजर है। a एंड b आर इंटीजर
a and b are integers, we get 2b minus a upon 3b इज रेशनल। उसके कारण क्या हुआ कि 2b माइनस ए अपॉन 3b, ये भी क्या हो गया आपका रेशनल आ गया, ठीक है। एंड सो √5 इज रेशनल। इसके कारण क्या हुआ कि जो √5 है वो क्या आ गया आपका रेशनल है। सो √5 इज रेशनल बट दिस कंट्राडिक्ट क्यों कंट्राडिक्ट हुआ? क्योंकि हम लोग पहले से गलत मान चुके थे। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। एक कंट्राडिक्ट हो रहा है कि √5 क्या है रेशनल है। एक कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग पहले से माने थे कि वह 2 माइनस 3 √5 क्या है रेशनल है। वहीं से कंट्राडिक्शन मेरे यहाँ पर अराइज हुआ। तो लिखते हैं यहाँ पर दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 2 minus 3 √5 is rational। 2 minus 3 √5 is rational। So फाइनली हम लोग क्या करते हैं, we conclude that 2 minus 3 √5 is irrational। तो क्या पता चला, इसमें पूरा कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट है। पहले में हम लोग क्या किए, यहाँ पर मान लिए कि यह रेशनल है, लेकिन बाद में यह पता चला कि √5 जो है वो रेशनल नहीं है, √5 क्या है इरेशनल है। उसी कंट्राडिक्शन के कारण हम लोग फाइनली यह बोले कि जो 2 माइनस 3 √5 जो है वह क्या है आपका इरेशनल है। तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी आगे क्वेश्चन आएगा, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उसको मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। उससे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द ACF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए 2018 में पूछा गया है, क्या बोला गया, ACF निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या है 2 है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो कितना है आपका 4 है। और इसी दोनों का ACF निकालना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तब जो दोनों का जब ACF जब निकालेंगे ना 2 और 4 का, तो 2 और 4 का ACF कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर? दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2 4 में तो 2 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर कितना हो गया आपका 2 हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बना लेंगे आप आसानी से कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि √2 क्या है इरेशनल है, तो 5 माइनस 5 प्लस 3 √2 क्या है इरेशनल है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में कुछ नहीं, बस
जो ऊपर का लैंग्वेज था लैंग्वेज सब सेम टू सेम रहेगा। बस करना क्या है यहाँ पर कि 5 प्लस 3√2 को क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पर a/b। क्लियर। फिर 3√2 इक्वल टू a/b इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। और 3√2 जब एलसीएम ले लेंगे तो b a - 5 b हो जाएगा। फिर √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a - 5b इक्वल टू 3b। फिर सेम टू सेम वही कहानी लिख देना है कि ये आपका रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है। यह रेशनल क्यों है? यह रेशनल इसलिए है कि a और b यहाँ पर इंटीजर है, तो यह रेशनल होने से a भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। लेकिन यह रेशनल तो नहीं है, यह क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। इसके इरेशनल होने से कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। ये कंट्राडिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में हम लोग मान लेते हैं कि 5 प्लस 3√2 क्या है? रेशनल है। एक लंबा कहानी लिख देना है। अच्छा 4 मार्क्स का 2018 में 4 मार्क्स का आया था। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरूर आप अच्छे से कर लेंगे। अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आ सकता है। तो चलिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम और वेरीफाई करना है। तो इसका हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेंगे। सॉल्यूशन करना है तो 404, तो 400 को फैक्टराइज कर लेते हैं 2 से ना, कितना होगा? 2 हो जाएगा। और फिर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। यानी 4041 का जो 404 का जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वह हो जाएगा 2 इंटू 101। क्लियर। और 96 का जब करते हैं तो इसको भी कर लेते हैं 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 2 4 8 8। ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं अभी। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 96 को जब लिखा गया तो 2 कितना आया? 1 2 3 4 5 एंड 2 के पावर 5 इंटू 3। तो जब इसका क्या निकालना है? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो कितना आया? 404 एंड 96। एचसीएफ मतलब कॉमन क्या है? तो दोनों में जो कॉमन आ गया वो तो 2 के पावर 2 है, उसमें भी 2 के पावर 2 पर में है। क्लियर। यानी एचसीएफ होगा वो सिर्फ एचसीएफ का आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 4। ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर? आपके 4 आ गया। क्लियर। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम इसका कर लेते हैं, कितना आता है? तो एलसीएम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते ऊपर में एलसीएम। जब एलसीएम कर लेंगे 404 और 96 तो एलसीएम जो होगा 101 दोनों में है, और 2 के पावर 5 है और इंटू कितना है? 3 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 9696। ठीक है, 9696। एचसीएफ निकल गया, आपको एलसीएम भी यहाँ पर निकल गया। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है? वेरीफाई में होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये चलिए, तो एचसीएफ निकल गया था मेरा, एलसीएम यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर अगर आ गया
तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो एसीएफ कितना आया था, एसीएफ आपका आया था यहाँ पर 4। अच्छा, एलसीएम कितना आया, 9696। दो नंबर क्या है, तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो नंबर, वो कितना था, 404 एंड 96। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 38784। क्लियर, 38,784। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, 38,784। आप करके इसको देख लेंगे तो समझ में आ गया होगा। एसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो उसका प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। एसीएफ दिया हुआ है तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी जस्ट पीछे का फॉर्मूला हम लोग सीख गए। यहाँ पर क्या सीखे, यहाँ पर कि एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम और उसका एसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन यह है। तो एलसीएम को निकालना ही है। एसीएफ कितना दिया है, 6, और दो नंबर का प्रोडक्ट यानी 336 इंटू 54। तो एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 336 इंटू 54/6। तो इसको आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 बार में हो जाएगा ना, 9 बार में। तो 336 अब इंटू 9 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइन आपको आ जाएगा 3024। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। ऐसे ही हर एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले चीज है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप को बहुत सारा क्वेश्चन का वैरायटी हो सकता है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन जब समझा रहे हैं तो बढ़िया समझ जाएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको बताएंगे हम कि करना क्या होता है। तो रटा नहीं मारना है, समझना है। देखिए क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटा नंबर निकालो जो दोनों से डिविजिबल है। दोनों से डिविजिबल है मतलब एक ऐसा नंबर है जो 306 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर है, रिमाइंडर तो है ही नहीं। और एक और नंबर ए है, वो भी 657 से क्या यहाँ पर है, डिविजिबल है। ए भी डिविजिबल है। और दोनों का रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। दोनों का रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, ठीक ना। तो जब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर, तो देखिए ए एक ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल है, ए एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। अच्छा, एक ऐसा नंबर रहेगा, अब सब कॉमन दिमाग लगा के सोचिए, ये जो भी नंबर रहेगा इससे तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड जब हो रहा है तो ये नंबर से तो बड़ा ही नंबर होगा। तो अगर दो नंबर का एसीएफ निकालेंगे, अगर ये दोनों का अगर एसीएफ निकालेंगे, किसका, 306 का और 657 का, तो छोटा वैल्यू देगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या देगा, बड़ा वैल्यू देगा। तो ये समझना है कि ऐसे करने के, एलसीएम निकालेंगे कि एसीएफ निकालने लेंगे। तो बड़ा वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 306 और 657, तो दोनों को जब फैक्टराइज कर देंगे ना, तो ऐसे फैक्टराइज हम कर लेते हैं। 306 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। क्लियर। और 657 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 73। क्लियर। अब दोनों के क्या निकालना है हमको, एलसीएम। जब एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 भी 2 बार है, 3 इंटू 3 3 इंटू
इंटू 17 इंटू 73। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 22, 33 और 8। तो यही आपका आंसर है। जब 306 से डिवाइड करिएगा इसको या 657 को, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ पर एक कट जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आपको आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, किस टाइप क्वेश्चन आता है। तो इससे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरा प्रीवियस ईयर का 10 ईयर का क्वेश्चन जो है वह हर एक चैप्टर वाइज मैं ला दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये तो बना लेंगे आप। ये भी क्वेश्चन फिर पूछा गया क्वेश्चन है, ये बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो आपको बराबर अच्छे से कर ही लेना है, मतलब कोई छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब जाते हैं। चलिए क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। ये 2022 में पूछा गया है, 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं, वैसा नंबर जो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, दो ही तो होंगे, 1 और खुद हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर? एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज द 2, यानी आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर। क्लियर? चलिए कोई डाउट नहीं होगा आपके यहाँ पर, हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12, 21 और 15। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा, कौन सा आंसर इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो दिख गया होगा, देखने के बाद पक्का आप इसका आंसर बताएंगे, ताकि पता चले कि पूरा वीडियो यहाँ तक देखे भी हैं आप और इसका आंसर आप नीचे दे भी रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर आप पक्का दीजिएगा, इसका मेरा हमको इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, और दोनों क्या है बहुत इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव करना क्या है कि √3 क्या है, एक इरेशनल है। तो इरेशनल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह कर लेंगे कि √3 इरेशनल नहीं होकर के √3 क्या है, रेशनल है। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द contrary that √3 is rational। क्या कर लिए हम लोग यहाँ पर, यह कर लिए कि √3 जो है वो इरेशनल नहीं है, √3 क्या है कि रेशनल है, हम लोग ये मान लिए। क्लियर? अगर √3 रेशनल मान लेते हैं, गलत अगर हो जाता है तो 2 ही नंबर है, रेशनल नहीं तो इरेशनल। अगर ये रेशनल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, या इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग इरेशनल प्रूव करना है और मान क्या लिए कि यह एक रेशनल है। अच्छा, रेशनल जब मान लिए तब होगा क्या, जब रेशनल जब मान लिए तो हम लोग √3 को लिख सकते हैं √3 इक्वल टू a/b, √3 इक्वल टू a/b। और यह भी यहाँ पर एकदम पक्का लिख देना है कि a/b क्या है, वेयर, यही मेन इंपोर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ अच्छे से। पूरे जो इसमें प्रूफ करने के लिए जो रहता है मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है यहीं पर छुपा रहता है, जो ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं यही इसका मेन कंसेप्ट रहता है, यहीं से पूरा कंट्राडिक्शन होता है। तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर having no common
फैक्टर अदर देन 1। ए और बी क्या है, इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बी को जब इधर ले आएंगे, जैसे √3 इक्वल टू क्या है, ए बाई बी। अब बी को उधर ले जाएंगे मीन्स LHS में, तो कितना होगा, √3 बी इक्वल टू ए। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 बी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा 3 किससे मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू है, यानी ए स्क्वायर में 3 का मल्टीपल है, यानी ए स्क्वायर में 3 का मल्टीपल मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर है 3। ए स्क्वायर का फैक्टर अगर 3 है तो यहाँ पर हम लोग यह लिख सकते हैं, अगर फैक्टर अगर है 3 यानी 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड्स ए। क्लियर। यहाँ तो कर लेंगे हम लोग। अगर 3 अगर ए को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये हो गया, 3 अगर ए को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब हुआ कि ए में ए क्या है, ए का फैक्टर कितना है, 3 है। अब कोई नंबर एक मल्टीप्लाई होगा, सी मान लेते हैं। सी क्या है, वेयर सी इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है ना, वेयर सी इज सम इंटीजर। क्लियर। अब देख लिए यहाँ पर ये जो पीछे माने थे हम लोग यहाँ पर ना एक, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर एक फर्स्ट। क्लियर। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू 3C इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। क्लियर। तो कितना आया था यहाँ पर देखते हैं, तो 3B स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मीन्स 3B स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ए का जगह पर कितना है, 3C का स्क्वायर। क्लियर। इन फर्स्ट में, और जब यहाँ कर लेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर इक्वल टू 9C का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर में क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो बी स्क्वायर में 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3 जो है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 3 जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड्स बी। क्लियर। अब देखिए, अब क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यह बोल रहा है कि जो 3 जो है, 3 है, वह बी को भी डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पर पूरा बढ़िया से। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। और जब यहाँ पर आएंगे तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वह कितना है, 3 है। क्लियर। और हम लोग शुरू में क्या मानते थे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि ए एंड बी इंटीजर है, कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि यहाँ पर तो आया कि इसका एक फैक्टर 3 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसी चीज़ को पूरा लैंग्वेज में अच्छे लिख देंगे कि 3 का जो फैक्टर है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो चलिए इस कहानी के बस स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट को अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में जब आए तो पूरा अच्छे से उसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आने का पूरा गारंटी है, ये क्वेश्चन आएगा। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। क्या लिखे अभी हम कि 3 जो है कम से कम उसका फैक्टर तो खरा ही, हम लोग कहिए ना कि 3 डिवाइड्स ए या 3 डिवाइड्स बी, तो 3 तो कम से कम इसका फैक्टर यहाँ पर है ही। बट दिस contradicts the fact that
but this contradicts the fact that A and B are co-prime. हम लोग क्या मान रहे थे कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है 1 है, 1 मतलब कोप्राइम है, कोप्राइम मान लिए थे वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि कंट्राडिक्ट कर गया ना कि ए और बी का तो कॉमन फैक्टर 3 भी आ गया, लेकिन हम लोग शुरू में यह माने थे कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, मीन्स दोनों के बीच का 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है। क्लियर, ये कंट्राडिक्ट कर गया। और कंट्राडिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में हम लोग गलत मान लिए थे कि √3 इक्वल टू ए बाई बी, √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर, तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is रेशनल, √3 इज रेशनल। क्लियर, एक जो √3 है वो क्या जो रेशनल हम लोग मान लिए थे, एजम्पशन कर लिए थे, उसी कारण मेरा क्या हुआ है, कंट्राडिक्शन आया यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग यहाँ लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल। क्लियर, तो ऐसे भी √2 √3 मतलब जो भी आए √3, तो बस एक जो है ना √3 मतलब 3 लिख देंगे। अगर √11 है तो जहाँ 3 है वहाँ 11 लिख देना है। क्लियर, तो बस ये चेंज कर देना है, तो आपका पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं फाइनली। अगर अच्छा लग रहा होगा तो पक्का कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो 6 के पावर n है ना, उसके अंत में क्या होता है, कभी 0 नहीं होता है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द digit 0 for any natural number n। ठीक है, चेक यह करना है कि 6 के पावर n के जब सॉल्व करेंगे, 6 के पावर n तो 6 के पावर 2 36, जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी उसके अंत में 0 नहीं होगा। ये तो खैर हम लोग को दिखता ही है कि 6 के पावर n तो 6 होगा, कभी इसके अंत में 0 नहीं होगा। यानी 6 के पावर 2 रख देंगे तो 6 × 6 कितना होगा, 36 होगा। 6 के पावर 3 6 × 6 × 6 कर देंगे तो कितना 26 हो जाएगा ना सर, तो इतना आएगा। तो इसके अंत में कभी 0 आ रहा है क्या, इसके अंत में कभी 0 नहीं आ रहा, तो इसी को प्रूफ करना है। तो बोले सर सिंपल तो है ना, प्रूफ इसमें क्या करना है। अगर ऐसे लिख के एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। तो हम लोग को ऐसे नहीं दिखा देना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक से क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करना है। अब फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द इट्स ऑर्डर। मतलब ऑर्डर कैसे लिखा जाए, लेकिन किसी भी नंबर का जो फैक्टर करेंगे वह क्या होगा, एक यूनिक होगा। तो उसी का से हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे एक लाइन लिखते हैं, तब समझा देते हैं अच्छे से, आपको समझ में आएगा। इफ द नंबर 6 के पावर n 6 raised to n for any n were end with the digit 0, then it would be
डिविजिबल बाई 5। दो क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि किसी के अंत में अगर जीरो अगर आ रहा है, अगर तुम पूछ रहे हो कि जीरो है, तो अगर जीरो अगर है लाना है, जीरो अगर होगा तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। क्लियर। जैसे 10 क्या है, 10 जीरो है तो 5 डिविजिबल होगा, 20 तो 5 डिविजिबल होगा, 30 तो 5 डिविजिबल होगा। तो ये बोल रहा है कि किसी के अंत में अगर जीरो है तो 5 से क्या होगा, पूरा पक्का पक्का क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होने का कहने का मतलब ये हुआ कि 5 उसमें क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। क्लियर। तो 5 क्या है, 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। तो 6 को जब 2 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या उसमें 5 फैक्टर है, तो उसमें 5 फैक्टर नहीं है। क्लियर। तो इसी लैंग्वेज को बस लिख देना है कि 6 में 2 इंटू 3, 6 में कभी 5 नहीं हो सकता है, 6 का फैक्टर कभी 5 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक यह बताता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वह क्या होगा, एक यूनिक होगा। क्लियर। तो इसी लैंग्वेज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, डिविजिबल बाई 5, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n would contain the prime 5। क्या बोल रहा है कि इसमें अगर मान लो डिविजिबल अगर है तो एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन हम लोग का 6 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर n। इसमें 5 आ रहा है क्या, इसमें 5 नहीं है। प्लस 6 के पावर n में कभी 5 आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ग्रांटेड इज दैट कि किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक यूनिक होगा। तो 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर n। So there is no natural number n for which 6 के पावर n end with the digit 0। इसलिए 6 के पावर n के अंत में कभी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा कि 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है, 6 में कभी 5 नहीं हो सकता है। किसी के अंत में अगर 0 है तो उसमें 5 होना जरूरी है। ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह मेरा मानना है, ताकि जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है सभी क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी क्वेश्चन मैं करीब करीब दे दिया हूँ। अगर लगा हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पक्का कमेंट आप करेंगे, लाइक भी कर देंगे और शेयर भी इधर उधर अपना भेज देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि व्यू मिलता है, लाइक मिलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मैक्सिमम लोग के पास आज खास करके जो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हैं, जो जानते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, तो पक्का आप शेयर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास ये जाए, और ताकि मैं फुल्ली डिपेंडेंट यूट्यूब पर हो जाऊं, इसलिए मैक्सिमम मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद।